हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम लोग एनसीईआरटी की क्लासों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग क्लास सेवन्थ के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास सेवन्थ में जिसे हमारे अतीत के नाम से जाना जाता है, इसके पहले कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री विषय का सारा अध्ययन कर चुके हैं और 6, 7, 8 की ज्योग्राफी विषय का अध्ययन कर चुके हैं, जिसकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करता है कि 7वीं शताब्दी के बाद जब कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी मतलब क्या होता है कि जब 601 से लेकर के जो 7वीं शताब्दी होती है उसके बाद माना जाएगा। राजवंशों का उदय हुआ, जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है। उस उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में, उपमहाद्वीप मतलब भारतीय महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। मतलब जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जो भी भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी राजवंश हुए, उसका यहाँ पर दिखाया गया है। इनमें मुख्य रूप से कौन हुए हैं? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, जिसे चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, का स्थान निर्धारण कीजिए। क्या आप उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो ये सारे मुख्य रूप से राज्य थे। अब इनको मैप के जरिए देखते हैं। जैसे देखेंगे तो ये मध्य भारत का ये भाग आएगा, जिसमें जैसे कन्नौज हो गया, हाँ, ये बनारस, प्रयागराज, यहाँ गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा, परमार हो जाएगा, यहाँ चाहमान हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत के में इधर के साइड का ये दक्षिण, जैसे चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिण भारत के प्रमुख मुख्य रूप से 3 राज्य यहाँ पे माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मैप के सहारे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन नए राज्यों के उदय के बारे में दिया है कि सातवीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न बड़े भागों में भूस्वामी मतलब भूमि के स्वामी और योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब जब तक 7वीं शताब्दी आती है तब तक देखा जाए तो इधर युद्ध के लिए जो भूमि को जोतने के लिए भूस्वामी और योद्धा, सरदार जो है वो सब अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, मतलब अपने अधीन। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब राजा इनसे यही उम्मीद करते थे कि ये लोग जो हुआ करते थे, कौन कौन, जो भूस्वामी हो गए, योद्धा हो गए, ये सब उनके लिए कहीं न कहीं उपहार के रूप में कुछ चीज़ें लाएं और उनके सम्मान में प्रकट करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर दिए जाते थे। जो अधिक जैसा सम्मान वहाँ पे रख पाता था, उस हिसाब से उसे पद मिल जाता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। भाई जब स्वामी से अधिक, जब सेवक अधिक ताकतवर हो जाएगा तो स्वतंत्र हो ही जाएगा। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने अधीनता स्वीकार करना उसने मना कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, जिसे शाब्दिक अर्थ में जिसे सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मजा छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेता था। मतलब एक तरह से पात्रता समझ सकते हैं कि पात्रता के रूप में यज्ञ को माना जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण
और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। यहाँ पे ये गुफा दिया है, एलोरा की गुफा है, ये दिया है एलोरा गुफा दिया है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूल काल की, देखिए एलोरा में अगर देखा जाए तो अजंता एलोरा में 34 गुफाएं मानी जाती हैं, जिसमें इसमें 34 में 5 जो हो जाएंगी ये जैन धर्म की हैं और 12 जो है बौद्ध धर्म की रहेंगी और 29 ही तो बच रही हैं, नहीं 18 बचेंगी। तो उसके बाद की जो गुफाएं रहेंगी वो जो है ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से मानी जाती है। मतलब यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं, कुछ इस तरह से है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1983 में। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में से इकाइयों में महाराजाधिराज राजा के लिए त्रिभुवन चक्रवर्तीना 3 भुवनों का स्वामी, चक्रवर्तीनी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन को अपने साथ की सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब खुद तो इस तरह से एक उपाधि धारण करते थे और उन्हें भी अपने संगठन के साझेदारी करते थे उनके साथ। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए यह बाध्य किया जाता था। मतलब एक तरह से अगर ये है तो उन्हें कहीं न कहीं यहाँ टैक्स की बात हो रही है कि उन्हें एक हिस्सा देना ही पड़ेगा। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जो राजस्व था वो कहीं न कहीं व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो ये इस तरह से उसकी बात कर रहा है। 400 कर इसको देख लेते हैं क्या है कि इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें दिया है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर वह है वेट्टी। देखिए वेट्टी भी एक कर है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब यह कर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उससे कार्य करवाया जाता था, यानी कि जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजज लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पत्तों पर चढ़ने वाली सीढ़ी इस्तेमाल करने वाला कर, किसानों की संपत्ति उत्तराधिकार हासिल करने के लिए, मतलब सभी चीज़ों के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, अगर पैतृक जमीन है तो उसके लिए भी कर लगाया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों को प्रयोग की संभावनाएं बनी रहती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति, मतलब जब इन करों को निकालना है तो कैसे होगा, कहीं न कहीं इसके लिए कुछ अधिकारी बनेंगे, तो पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट वाले जो संबंधी होते थे उन्हीं को ओहदे पर होते थे। मतलब ये जो पद होते थे वो किसको दिया जाता था? जो राजा के अधिक निकट रहता था उन्हीं को ये पद दिए जाते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ क्या होती है, इसके पहले भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ मतलब किसी की प्रशंसा में या उनकी बातें लिखी जाना। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक
खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। मतलब प्रशस्तियाँ जो लिखी जाती थी प्रशंसा में, वो सत्य भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि प्रशंसा है तो प्रशंसा लिखने में अगर कोई समस्या आ रही है तो कहीं न कहीं उसे सत्य किया ही जाएगा, चाहे उसके लिए झूठ ही क्यों न रहे, फिर भी उससे हमसे मतलब नहीं है। नागभट्ट की एक उपलब्धि है, इसको देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों को अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में क्या पढ़ा है? समुद्रगुप्त का मैंने पिछली क्लास में बताया था, समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होना एक सिक्के से ही प्रमाणित होता है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, संधव जैसे सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, तभी धराशायी हो गई। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग जैसे बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। मतलब इस प्रकार से प्रशस्ति में जो लिखा गया है, ये बताया गया है कि किस प्रकार से राजाओं को पराजित किया जाता था, और पराजित करने के बाद उसके पहले ही उनकी प्रशंसा से अन्य शासक एकदम दंभित रहते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। मतलब एक तरह से सर्टिफिकेट के रूप में, देखिए ये ताम्र पत्र होता था। देखिए इसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उन्हें दिया जाता था भूमि के लिए। और भूमि के साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमारी मिट्टी में मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया जाता था। मतलब भूमि जो होती थी, जिसकी जितनी ज़मीन है उसको एक कहीं ना कहीं मैपिंग की जाती थी, जो मेड़ बनाकर या फिर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर। इस भूमि पर ये चीज़ें फसलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नालियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों की छतें और गहरी झीलें, जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर के साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूला जाता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था और बड़े और छोटे कुएं भी खुदवा सकता था। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने भी स्रोत उल्लेख है उनकी सूची, इसको छोड़िए, सूची नहीं बनाना है। 12वीं शताब्दी में, अब 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद, 12वीं शताब्दी मतलब कब से स्टार्ट होती है? 1101 से लेकर 1101 से स्टार्ट हो जाती है 12वीं शताब्दी। मतलब जैसे ही 1101 आया तो 12वीं शताब्दी हो गई। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाया है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। त्रिपक्षी संघर्ष, आपने गौर यह किया होगा कि
इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी, कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी सूची लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मतलब जो शासक होते थे उन्हें अपना शक्ति दिखाने के लिए तरह तरह के कार्य करते थे, जिसमें एक क्या है, अपनी मंदिर का निर्माण करवाना भी शामिल है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी के बीच हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। जो गजनी था वो कहाँ लूट करता था? वो संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ना, सोमनाथ मंदिर 16-17 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल ही 92 में उसके हाथ। देखिए, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन फर्स्ट, एक का नाम है तराइन फर्स्ट, एक का नाम है तराई सेकेंड। एक कब हुआ था? 1191 में, एक 1192 में। आपको पता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरे ही युद्ध में वह जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। भारत के निर्णायक युद्धों में से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था, तराइन का युद्ध। चोल राज नज़दीक से एक नज़र में देखते हैं। चोल राज उरैयूर से तंजौर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुर के पल्लव राजाओं के मातर थे। इरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। मतलब ये शुरुआती की बात है, किस प्रकार से एक राजवंश आगे बढ़ा उसके बारे में ये बता रहा शुरुआती में। यहाँ पे कुछ मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों के अपने इलाके का विस्तार क्या करना चाहिए। ये मानचित्र देख चुके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पाल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ध्यान रखना ये राजराज प्रथम जो है ये चोल शासक है। 985 में राजा बना और उसी ने
इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। तो ध्यान देना है, राजराज प्रथम, उसके बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, मतलब जल सेना का भी निर्माण किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ थी राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगकोई-चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृश्य चमत्कार थे। देखिए, दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं। गंगकोई-चोलपुरम किसके द्वारा? राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा। ये एक मंदिर है गंगईकोंड-चोलपुरम का मंदिर है यह। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो ये देखिए किस प्रकार से मंदिर बनवाया गया है। वास्तव में यह बहुत ही अलंकृत मंदिर है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उद्यान के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न कराए जाते थे। मतलब जो ये मंदिर बनवाते थे, ये शासकों द्वारा जो भूमि दी जाती थी उसी में बनवाए जाते थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। मतलब जो कांस्य की प्रतिमा बनती थी चोल काल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो चोल मंदिर जब उसमें बनते थे तब मंदिर का कोई एक उद्देश्य नहीं रहता था, क्योंकि उसमें बता रहा है स्पष्ट रूप से कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गए थे। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों को भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र को देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हुई, जिसमें से किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञ चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाते थे। मतलब आर्द्रता मतलब एक ऐसी भूमि जो उपजाऊ भूमि रहे और नम भूमि भी रहे। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा के क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण था। इन क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां बनाई जाती थी। कुछ इलाके में कुएं खोदे गए, अन्य जगहों बारिश का पानी विशाल सरोवर भी बनाए गए। ये कांस्य प्रतिमा है, एक चोल कांस्य प्रतिमा। सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। देखिए ये किस प्रकार से बनाई गई है। वास्तव में ये एक अद्भुत प्रतिमा है जो बनाई गई है। अब ये जल मग्न के बारे में पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों को नहरों में
दर प्रवाह को संचालित करता है। तो ये इस तरह से बना हुआ इसे देख सकते हैं। हाँ, विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे, ध्यान रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम, संसाधन व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई, अपनी रुचि दिखाई। जो नए साम्राज्य का प्रशासन अगली हेडिंग है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, ध्यान रखना किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी, सिंचित क्षेत्र के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ये उपाधि एक तरह से हो सकती है। मुवेद वेलन, अरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, मतलब एक तरह से ये भी एक तरह प्रकार से उन्हें पद ही दिया जाता था। अब ये भूमि का कुछ प्रकार दिया है, इसको देखते हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां उल्लिखित मिलती हैं। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान भूमि की भूमि। ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय या रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमटक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचदम जैसे संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों के समय समय पर भूमि आमदनी या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों सारों ब्राह्मणों की बस्ती आ गई। देखिए कहीं न कहीं जब ब्राह्मणों को ये सारे उपहार के रूप में मिलने लगे तो उनका जो है अस्तित्व बढ़ता गया और वो बस्तियां भी उनकी बढ़ती गई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। मतलब ये शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों का जो था उसमें भी ब्राह्मणों की एक सभा बनती थी, एक संगठन बनता था और उसके द्वारा कार्य का एक सफलतापूर्वक संपादन किया जाता था। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले के उत्तर मेरू में प्राप्त अभिलेख से इस बात का सविस्तार वर्णन ब्राह्मणों की सभा का संगठन वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर संपत्ति के लिए हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए किया जाता था। मतलब एक तरह से देखिए उन्हें किसके हिस्से में कौन सा टिकट आ जाएगा, कौन सी संपत्ति आएगी, इसके लिए कोई विशेष नहीं प्रक्रिया थी, एक नॉर्मल प्रक्रिया थी जो नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा करते थे। अब ये इस चैप्टर का लास्ट पैरा रहेगा। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 35-70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिससे अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का
जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण यहाँ दिया है। अडनूर की सरहदों पर फूस मतलब घास फूस जो छप्पर बनती है कि पुरानी छाजों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतिहार मजदूर थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों में आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहे हैं। मतलब एक तरह से क्या है कि एक तरह से ये दिया हुआ है कि किस प्रकार से अभिलेखों में बात लिखी गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इसमें एक क्या दिया है, क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनका वर्णन करें। ये इसको छोड़िए। तो ये इस प्रकार से आज का चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। ये आप मिलान कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।